आज हम स्टार्ट करेंगे साइकोपैथोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइकोपैथोलॉजी। तो सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, साइकोपैथोलॉजी होता क्या है? सिंपल वर्ड्स में साइकोपैथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि मेंटल इलनेस का नेचर, कॉज एंड सिम्टम समझना। एग्जाम्पल के लिए जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर स्किज़ोफ्रेनिया, ये सब साइकोपैथोलॉजी की स्टडी का पार्ट है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग मेंटल इलनेस को आज की तरह साइंटिफिक वे में नहीं समझते थे पहले। तो फिर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ईयर पहले लोग क्या सोचते थे? क्या कोई डीमन का इफेक्ट है? क्या कोई इवल स्पिरिट बॉडी में आ गया है? या फिर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है? तो चलिए देखते हैं साइकोपैथोलॉजी की हिस्ट्री कैसे डेवलप हुई। पहले आया था एंशिएंट सुपरनैचुरल बिलीफ। सबसे पहले जो एक्सप्लेनेशन दिया गया था मेंटल इलनेस का, उसे कहते हैं सुपरनैचुरल बिलीफ। यानी लोग बिलीव करते थे कि मेंटल डिसऑर्डर का रीज़न सुपरनैचुरल पावर है। इसके मेनली 3 फॉर्म थे। पहला विचक्राफ्ट एंड डिमोनोलॉजी। एंशिएंट टाइम में लोग बिलीव करते थे कि अगर कोई पर्सन स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है, जैसे अजीब आवाज़ें सुन रहा है, अनकंट्रोलेबल बिहेव कर रहा है, स्ट्रेंज बॉडी मूवमेंट कर रहा है, तो लोग सोचते थे कि उसकी बॉडी में डीमन आ गया है। इसको कहते हैं डीमन पोजेशन। और अगर किसी पर ब्लेम लगता था कि उसने ये डीमन भेजा है, तो उसे विच कहा जाता था। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई वीमन या पर्सन अनयूजुअल बिहेव करे, तो लोग कहते थे इस पर विच क्राफ्ट का इफेक्ट है। तो फिर उस टाइम ट्रीटमेंट होता था एक्सोर्सिज्म, बीटिंग, प्रेयर्स या फिर टॉर्चर, ताकि डीमन बॉडी से बाहर निकल जाए। आप क्या सोचते हो, क्या ये ट्रीटमेंट एक्चुअली हेल्प करता होगा? ऑब्वियसली नहीं। दूसरा, मून एंड स्टार्स। एक और बिलीफ था, मून और स्टार्स ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। इसी से वर्ड आया ल्यूनेटिक। लूना का मतलब होता है मून। लोग बिलीव करते थे कि फुल मून के टाइम मेंटल इलनेस ज़्यादा बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझे, आज भी कुछ लोग बोलते हैं फुल मून है इसलिए लोग स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं, बट मॉडर्न साइंस ने ये प्रूव नहीं किया है। तीसरा, मास हिस्टीरिया। एंशिएंट टाइम में कभी कभी मास हिस्टीरिया देखने को भी मिलता था। मास हिस्टीरिया का मतलब जब एक ग्रुप ऑफ पीपल सेम स्ट्रेंज बिहेवियर शो करने लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझने की कोशिश करें, मिडिल एजेस में रिपोर्ट्स थी कि कुछ विलेजेस में लोग सडनली अनकंट्रोलेबली डांस करने लगते थे, स्ट्रेंज मूवमेंट करते थे, ये ट्रांस स्टेट में चले जाते थे। लोग सोचते थे ये इविल स्पिरिट का इफेक्ट है, बट एक्चुअली ये साइकोलॉजिकल फिनोमेना था। फिर एंशिएंट सुपरनैचुरल बिलीफ के बाद डेवलप हुआ बायोलॉजिकल मॉडल। टाइम के साथ साइंटिस्ट ने सोचा मे बी मेंटल इलनेस का रीज़न सुपरनैचुरल नहीं बायोलॉजिकल हो सकता है, और यहाँ से शुरू हुआ बायोलॉजिकल मॉडल ऑफ साइकोपैथोलॉजी। यानी मेंटल डिसऑर्डर का रिलेशन ब्रेन और बॉडी फंक्शन से हो सकता है, जिसमें कुछ अर्ली ग्रीक कॉन्ट्रीब्यूशन को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले नाम आता है हिप्पोक्रेट्स एंड गैलन का। इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। बात करते हैं हिप्पोक्रेट्स की, तो उन्हें कहते हैं फादर ऑफ मेडिसिन। उन्होंने कहा मेंटल इलनेस का रीज़न डीमन नहीं बल्कि ब्रेन डिसफंक्शन है। ये एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया था। उन्होंने एक थ्योरी दी, 4 ह्यूमर्स थ्योरी। बॉडी में 4 फ्लूइड्स होते हैं। पहला ब्लड, दूसरा ब्लैक बाई विच एसोसिएटेड विद स्प्लीन एंड मेलनकोलिया डिप्रेशन, एंड एक्सेस ऑफ दिस इमेजिनरी फ्लूइड वाज बिलीव्ड टू कॉज सैडनेस, fear and even violent irrational behavior. तीसरा yellow bile which is stored in gallbladder. चौथा phalgum, a thick stick type of mucus produced in lower respiratory tract, often expelled by coughing to trap pathogens, irritants and debris. अगर इनका बैलेंस डिस्टर्ब हो तो मेंटल इलनेस हो सकता है, लेकिन गैलन ने भी इस आइडिया को सपोर्ट किया। तो सवाल ये है कि आज के टाइम में क्या हम 4 ह्यूमर्स थ्योरी यूज़ करते हैं? जवाब है नहीं। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सुपरनैचुरल बिलीफ से साइंटिफिक थिंकिंग की तरफ फर्स्ट स्टेप था। फिर 19th सेंचुरी में जेपी ग्रे एंड इमाइल क्रैपलिन आए। 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने मेंटल डिसऑर्डर को मेडिकल डिजीज की तरह स्टडी करना स्टार्ट किया, जिसमें जेपी ग्रे का बिलीफ था कि मेंटल इलनेस का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स में मेडिकल केयर थ्रू किया जाना चाहिए। बट सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है इमाइल क्रैपलिन का। उन्होंने मेंटल डिसऑर्डर को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया में, बाइपोलर डिसऑर्डर में। आज के मॉडर्न डायग्नोस्टिक सिस्टम जैसे DSM, ICD का बेस भी इसी क्लासिफिकेशन अप्रोच से आया है। फिर 20th सेंचुरी में कुछ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट डेवलप हुए, जैसे एग्जाम्पल में इंसुलिन शॉक थेरेपी। इस थेरेपी में पेशेंट्स को हाई डोज इंसुलिन दिया जाता था। इससे पेशेंट कोमा स्टेट में चला जाता था। डॉक्टर्स बिलीव करते थे कि इससे सिम्टम इम्प्रूव होंगे, बट ये थेरेपी रिस्की थी।
दूसरी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसे हम लोग ईसीटी भी कहते हैं। इस थेरेपी में ब्रेन को कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था। सुनने में स्कैरी लगता है, लेकिन मॉडर्न ईसीटी सेफ कंडीशन में यूज होता था, स्पेशली सीवियर डिप्रेशन के केसेस में। फिर बायोलॉजिकल अप्रोच के बाद आए साइकोलॉजिकल अप्रोच। बायोलॉजिकल मॉडल के साथ साथ साइकोलॉजिस्ट ने ये भी सोचा कि मेंटल इलनेस सिर्फ ब्रेन प्रॉब्लम नहीं, माइंड और एक्सपीरियंस से भी रिलेट हो सकती है। इसलिए डेवलप हुई साइकोलॉजिकल अप्रोच। पहले अर्ली साइकोलॉजिकल अप्रोचेस आई, जिसमें साइकोलॉजिस्ट बिलीव करते थे कि इमोशनल ट्रॉमा और लाइफ एक्सपीरियंस मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर चाइल्डहुड ट्रॉमा, स्ट्रेसफुल इवेंट्स, लॉस ऑफ लव्ड वन। दूसरी साइकोएनालिटिक अप्रोच इस अप्रोच को डेवलप करती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थे सिगमंड फ्रॉइड। उनका बिलीव था ह्यूमन बिहेवियर अनकॉन्शियस माइंड से इन्फ्लुएंस होता है। उन्होंने कहा अगर अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होता तो मेंटल डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है, जैसे चाइल्डहुड एक्सपीरियंस फ्यूचर पर्सनालिटी को अफेक्ट करते हैं। तीसरी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे जैसे कार्ल रॉजर। उन्होंने फोकस किया सेल्फ ग्रोथ एंड सेल्फ पोटेंशियल पर। उनका बिलीव था अगर पर्सन को एक्सेप्टेंस और सपोर्ट मिले तो वो मेंटल हेल्दी हो सकता है। चौथी बिहेवियरल अप्रोच बिहेवियरिस्ट के बिलीव की थी। बिहेवियरल लर्न होता है, अगर एबनॉर्मल बिहेवियर लर्न है तो उसे अनलर्न किया जा सकता है। एग्जाम्पल, अगर किसी को डॉग से एक्सट्रीम फियर है, फोबिया है, तो थेरेपी के थ्रू ग्रेजुअली उस फियर को रिड्यूस किया जा सकता है। कंक्लूजन की बात करें तो ओवरऑल हिस्ट्री में मेंटल इलनेस को समझने के 3 मेजर स्टेजेस थी: सुपरनैचुरल बिलीफ, बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन एंड साइकोलॉजिकल अप्रोच। और आज के टाइम में बायोलॉजिकल फीचर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स तीनों मिलकर मेंटल इलनेस को एक्सप्लेन करते हैं। आई होप आपको साइकोलॉजी से जुड़ी ये जानकारी अच्छी लगी होगी।